मित्रों, क्या आप हमारी चर्चा चल रही थी हर ग्रह के बारे में। 9 ग्रह जो हैं उनकी 3 कैटेगरी हम लोगों ने बनाई थी। एक वात कैटेगरी, एक पित्त कैटेगरी और एक कफ कैटेगरी। हर कैटेगरी में हमने 3 ग्रहों को लिया। अभी तक हमारी चर्चा का जो विषय चल रहा था वह यह था कि हाउ टू फाइंड द प्रकृति ऑफ बॉडी। रूल बताया गया कि जो भी ग्रह लगन पर बैठेगा वो प्रकृति को डोमिनेट करेगा। लगन का स्वामी के साथ जो ग्रह बैठेगा वो अपना प्रकृति में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपकी प्रकृति पर इम्पैक्ट डालता है। ये हमारा कल का विषय था। अब हम इससे आगे विषय पर चलते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से और अन्य कारणों से भी कैसे कैसे बनती है, बिगड़ती है। शुरुआत में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी कह लो आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वैदिक ज्योतिष के नियम से हल्का सा कुछ मामला, जैसे अशुभ ग्रह और शुभ ग्रहों के मामले में। शुभ ग्रह जो नेचुरल शुभ ग्रह हैं वो आपके स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। अशुभ ग्रह हैं वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब ये सिंपल सा मतलब है, पर वैदिक ज्योतिष में चीजें बदल जाती हैं कई बार। जो ग्रह हमें अशुभ नजर आता है, कई बार उसके इम्पैक्ट धन के लिए, मतलब कुल मिला के मेटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में हमें परिणाम अच्छे मिल जाते। पर वैदिक ज्योतिष के अलावा जब हम आयुर्वेदा को पढ़ते हैं तो इसमें अशुभ ग्रह अशुभ ही परिणाम देगा, ओनली फॉर हेल्थ पर्पस। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्क लगन में मंगल महायोगाकारी है, कर्क लगन में मंगल महायोगाकारी है और वो किसी ऐसी गलत राशि में बैठ गया, जैसे कि वो कन्या राशि में मंगल बैठ जाए किसी व्यक्ति का, कर्क लगन और मंगल कन्या राशि में बैठ जाए। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कन्या राशि में जो भी ग्रह आएगा जी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। मतलब जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो वो वैदिक रूल्स को हूबहू अप्लाई ना करें कि साहब नीच भंग हो गया। ये बिल्कुल मत दिमाग लगाना कि किसी ग्रह का नीच भंग हो गया। आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी में नीच का ग्रह एक बार नीच का हो गया, चाहे उसका कितने भी अच्छी तरीके से नीच भंग हो जाओ, वो अपना हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब मान लीजिए कर्क लगन में मंगल लगन पर आ गया, तो क्या हुआ जी? मंगल नीच राशि में चला गया। मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच राशि के चले जाते हैं तो मंगल नीच का हो गया। और मान लीजिए उसका नीच भंग हो गया। नीच भंग हो गया कि उसका चंद्रमा ग्रह उच्च का हो गया या उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पर मैं ये मानता हूं कि वो पूर्ण रूपेण
नीच भंग हो गया, उसके बावजूद भी मंगल उसको हेल्थ संबंधी इशू पैदा करेगा। अब आपने सिंपल दिमाग से ये सोचना, भाई मंगल क्या हेल्थ इशू पैदा करता है, तो हमने देखा भाई वो तो पित्त पैदा करता है। कौन सा पित्त? नेगेटिव पित्त पैदा करता है। पित्त का मतलब आपने सिंपल भाषा में समझना है, आपकी शरीर की अग्नि, यानी उस व्यक्ति का शरीर की अग्नि विषम होगी, बेशक वो नीच भंग हो गया। तो जैसे हम वैदिक ज्योतिष में पढ़ते आए हैं कि अगर ग्रह का नीच भंग हो जाए तो वो रोल रिवर्स हो जाता है, मतलब वो नेगेटिव परिणाम नहीं देता। पर आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। जो नीच राशि में ग्रह हो गया वो दुष्परिणाम देगा ही देगा। जैसे गुरु ग्रह बड़ा ही शुभ ग्रह है और वो मकर राशि में जाके नीच के हो जाए, तो सिंपल आपने सोचना है, भाई मकर राशि में शनि गुरु नीच के हो गए, और अब गुरु का संबंध किस दोष से है? कफ से। यहां वो कफ पैदा करेगा ही करेगा, चाहे वो नीच भंग ही क्यों ना हो जाए। समझाने का तात्पर्य मेरा ये है, समझाने का तात्पर्य मात्र मेरा ये है, नीच ग्रह कुंडली में कहीं बैठ जाए, जिस राशि में बैठेगा उस राशि को इफेक्ट करेगा। जैसे गुरु मकर राशि में बैठेगा तो मकर राशि को भी इंपैक्ट डालेगा। अब मकर राशि का संबंध याद करो, शरीर के किस पार्ट से था? तो हमने याद किया यार ये तो हमारे घुटने से था, जो हमारा नी होता है घुटना। ऐसे आदमी को सावधान, जीवन में घुटना बदलवाने की नौबत आ सकती है अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो। घुटनों में पेन की शिकायत, घुटनों में दर्द होना, घुटने का ऑपरेशन होना, या घुटने पर चोट लग जाए जैसी समस्या पैदा होगी, साथ में गुरु अपना कफ प्रभाव को भी दिखाएगा ही दिखाएगा। बहुत सर एक सिंपल मिनट लॉजिक है। सर 1 मिनट, अभी आप जो बोले नीच राशि, नीच वो राशि में ग्रह में आता है, तो वो कैसे जानेंगे? नीच राशि या ग्रह जो बोले वो कैसे जानेंगे हम? श्री जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी शुरू में भी, या तो आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा, हमारे पुराने वीडियोस आप जाइए और उसमें देखिएगा सिंपल कि किस अच्छा, ग्रह में क्या होता है। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ओके फिक्स्ड है। ओके कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और नीच का होता है, विद इन 5 मिनट्स काम है, बहुत आसान है और ये फिक्स है। ओके मतलब ओके, एक बार आपने याद कर लोगे फिर दिमाग में बहुत आराम से बैठ जाएगा, है हाँ ना। ठीक क्योंकि ठीक, अगर हम उस डेप्थ में जाएंगे तो फिर वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाएगी, तो हाँ फिर हाँ हमारा हाँ आयुर्वेदा का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक हाँ है, ओके, ठीक, चलिए आगे हाँ चलते हैं। तो गुरुजी हमें समझना है बड़े सिंपल माइंड के साथ कि यार ये ग्रह जो भी नीच का हो गया वो अपनी राशि पर भी इंपैक्ट डालेगा, और जो प्रकृति उस ग्रह के साथ कनेक्टेड है वो प्रकृति भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब अगला सूत्र जो थोड़ा सा भिन्न है वैदिक ज्योतिष में, जो भी ग्रह वक्री हो जाएगा, जो भी ग्रह वक्री हो जाएगा। अब वैदिक ज्योतिष में हम लोग क्या मानते हैं कि भाई वक्री ग्रह है तो पावरफुल हो गया, पावरफुल हो गया तो हम मानते हैं कि भाई धन के लिए ये अच्छा है। वक्री ग्रहों को मेटलिस्टिक टर्म के लिए अच्छा माना जाता है, पर आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी में वक्री ग्रहों को अच्छा नहीं माना जाता। वो सभी के सभी हेल्थ हैजर्ड्स हो जाते हैं। किस तरह से? नंबर 1 पॉइंट, वक्री ग्रह सभी के सभी अपनी मेन मुख्य प्रकृति को छोड़ करके
वात प्रकृति में एंट्री कर जाते हैं, मतलब वात में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही सूत्र है सिंपल। जैसे मंगल ग्रह पित्त प्रकृति का है। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आप पकड़ सके पॉइंट को, और आपको मौका भी दूंगा पूछने का। मंगल ग्रह जैसे पित्त प्रकृति का है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल ग्रह वक्री हो जाए तो आपने मानना है, नंबर एक बात, वक्री होने से क्या होगा? एक तो उसकी पित्त प्रकृति कुपित हो जाएगी, वो तो होगा ही होगा, वक्री होते ही पित्त कुपित हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? वात में। देखो, वो अग्नि था पर लास्ट रिजल्ट वो वात में कन्वर्ट कर देगा। अर्थात यहां पर दो चीजें आ जाएंगी, अग्नि गड़बड़ा जाएगी और वायु उससे प्रोड्यूस हो जाएगी। वायु, ईथर और एयर। ईथर मैंने क्या है कि जो भी बॉडी में स्पेस खाली होता है वहां वायु इकट्ठा हो जाती है, तो ये बात कहलाती है। सो सिंपल कि वह मंगल होते हुए भी जिसने कि पित्त जनरेट करना था, जिसकी ड्यूटी थी पित्त जनरेट करने की, वो अपना काम तो छोड़ गया, मतलब अपना काम तो ढंग से नहीं कर रहा। जिसका काम था पित्त को जनरेट करना, वो काम क्या कर रहा है? वो वात जनरेट करने का काम हो रहा है। अब जिस भी व्यक्ति का मंगल ग्रह वक्री होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसका पित्त कुपित है और वात प्रोड्यूस कर रहा है, अर्थात इसकी अग्नि गड़बड़ा गई है शरीर की, और बदले में इसको क्या मिल रहा है? वात विकार, वायु। अर्थात सिंपल लैंग्वेज में, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। मंगल वक्री, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, खाया पिया हजम नहीं होता, डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया। मंगल का काम है पर बहुत तेज से अग्नि करना, पैदा करना, खाया पिया हजम, खाया पिया हजम। पित्त प्रकृति वाले क्या होते हैं? एथलेटिक लुक वाले होते हैं, मतलब उनमें एथलेटिक क्वालिटीज होती हैं। एथलेटिक का मतलब होता है बार बार भूख बहुत लगती है, खाया पिया हजम, अपने देसी भाषा में तो कंकड़ पत्थर सब हजम। अर्थात जिन लोगों का मंगल मजबूत होता है, फिर से, जिन लोगों का मंगल मजबूत होता है वो कंकड़ पत्थर हजम टाइप आदमी होता है। और यही मंगल नीच का हो जाए, यही मंगल वक्री हो जाए, ये अपने प्रकृति के खिलाफ जाकर के काम करने लग जाती है। अपने प्रकृति के खिलाफ जाकर के कार्य करने लग जाते। सिंपल सी बात। जैसे कि हम उदाहरण लें, शुक्र ग्रह का उदाहरण लेते हैं। चलो, शुक्र ग्रह की जो प्रकृति है वो कफ प्रकृति है। अब किसी व्यक्ति का शुक्र वक्री हो गया तो वह कफ जनरेट करने का तो सही सही कार्य नहीं करेगा। फर्स्ट चीज, अपना काम छोड़ देगा वो बंदा, मतलब शुक्र अपना काम छोड़ देगा। अपना काम क्या था उसका? अपना काम था सही मात्रा में कफ जनरेट करना, इमोशंस को बैलेंस करना, क्योंकि कफ का काम है इमोशंस को बैलेंस करना, शरीर का सही ढंग से निर्माण करना। जब हमारे शरीर में, आप सभी जानते हैं, जब भी हम कर्म करते हैं, भागदौड़ करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, हमारे बॉडी में टिश्यूज मरते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसे हम वियर एंड टीयर भी कह सकते हैं। नव निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है, हमारी सेल्स मरती रहती है, नई नई बनती रहती है। ये जो नई नई जो बनती रहती है ना, ये कफ के वजह से पैदा होती है। मतलब वो काम तो छोड़ देगा और काम क्या करेगा?
वो वात जनरेट करने का काम करेगा, यानी कफ अनबैलेंस और वात शुरू। अब ये क्या बात बनी? कफ अनबैलेंस यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी, ये तो उनको समस्या होगी होगी, साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम साथ में होगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का मतलब है कि उनको कॉन्स्टिपेशन भी होगा। आप कभी देखिएगा कुछ केसेस ऐसे होंगे जो खांसी अगर उनको हो जाए तो बेचारे सारे तरह की कफ यूज कर लेते हैं, कफ सिरप। बेचारे ये भी कर लो जी, ये भी कर लो, काढ़ा भी पी लो, वो भी पी लो। फिर वो जा करके एलोपैथ डॉक्टर के शरण में जाते हैं और एलोपैथ डॉक्टर जो है उनको हैवी एंटीबायोटिक दे देता है। आजकल स्टैंडर्ड है 500 mg का एजिथ्रोमाइसिन टाइप, या पहले एक मॉक्स आता था इस तरह का, मतलब एंटीबायोटिक नट सेल में, नाम में ना जाए हम, एंटीबायोटिक साथ में सिरप के साथ दे देते हैं। उससे क्या होता है कि कई बार जो है आम आदमी का जिसका इम्यूनिटी वो तो ठीक हो जाता है, कई लोग उस कोर्स को पूरा करने के बावजूद ठीक नहीं हो पाते। और आप हंसेंगे उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फिर उनको ज्योतिषी पे भागते हैं वो कि भाई हमने तो एंटीबायोटिक कोर्स भी ले लिया और अब भी खांसी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या आफत आ गई, ये कोई टीबी तो नहीं बन गया, ये कोई छाती में और कोई रोग तो नहीं बन गया। तो आदमी के डाउट आते हैं। जब इंसान डाउट करता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। तो मेरे पुराने क्लाइंट को मालूम है कि भाई ये थोड़ा सा है ना, जो मेडिकली भी थोड़ा सा आपको गाइड कर सकते हैं, मतलब दवाइयों में नहीं, मतलब ग्रहों से मेडिकली थोड़ा सा गाइड कर देते हैं भी क्या है। उनको एक ही बात कहता हूँ, पेट साफ किया क्या? बोलते पेट साफ का और खांसी का क्या लेना देना? कुछ मत करो, पेट साफ कर दो, खींच करके पेट साफ कर दो, ढंग से पेट साफ कर दो, आपकी सारी दवाइयां काम कर जाएगी। आपको केवल एक सिंगल सिर्फ भी काम कर जाएगा। ये किनको देख के मैं बोलता हूं? जिनका कोई भी कफ प्रकृति का ग्रह वक्री हो गया, समझना बात, जिनका कोई भी कफ प्रकृति का ग्रह वक्री हो गया। अब कफ प्रकृति के ग्रह 3 है, चंद्रमा, गुरु और शुक्र। पर चंद्रमा कभी वक्री होते नहीं तो उनको छोड़ दो। परंतु क्या, या तो गुरु अगर वक्री है उस व्यक्ति का, या शुक्र वक्री है उस व्यक्ति का, इसका मतलब ही इज आल्सो प्रोड्यूसिंग वाटर। और वात अगर वो साथ में जनरेट कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है ही है वो, उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है ही है। तो कॉन्स्टिपेशन तोड़ने का भी उपाय करो तो उसको कफ प्रकृति में कंट्रोल आएगा। ये उसका काम करने का एक सूत्र आपको बता दिया। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री हो जाएगा तो वह कफ की मतलब अपनी प्रकृति को छोड़कर वात प्रकृति को साथ में एक्सेलरेट करेगा, मतलब बढ़ावा देगा। इसका मतलब है वो बढ़ाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति के नेचुरल प्रकृति कुछ भी हो, अगर उसके 2 ग्रह 3 ग्रह वक्री हैं तो क्या होगा? उसमें वात की समस्या होगी ही होगी। उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक परेशान करती रहेंगी। उस व्यक्ति को बड़ा सावधानी से जीवन यापन करना होगा। ध्यान रखिए, पॉजिटिव वात, पॉजिटिव पित्त और पॉजिटिव कफ ये हमारे शरीर के लिए निहायत आवश्यक होते हैं। पर इन त्रिदोष के इम्बैलेंस होने से मात्र से ही, इन 3 दोषों के इम्बैलेंस होने मात्र से ही हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। सिंपल। फर्स्ट, डायग्नोज मेन प्रकृति व्यक्ति की क्या है क्या नहीं है, मेन प्रकृति व्यक्ति की क्या है क्या नहीं है, ये डायग्नोज करना है। दूसरा, इम्बैलेंस क्या हो गया, क्या नहीं हुआ।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस व्यक्ति की प्रकृति को समझना है। तीसरा सूत्र, प्रकृति को कौन ऐसा प्लेनेट है जो डोमिनेट करता है। कोई भी उच्च का ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठा है और जितने मर्जी बलाबल के साथ बैठा है, उतना ही वह ग्रह अपनी प्रकृति भी बॉडी में इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, जो कहीं बैठा हो। पहला सूत्र बताया था कि लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शरीर पर जो बैठा हुआ ग्रह है वो सबसे पहले वो प्रकृति देने का काम करता है। इसके अलावा क्या है, अगर कोई ग्रह पूरी कुंडली में कहीं पर भी उच्च का बैठा है, वो भी अपनी प्रकृति को बॉडी में इंड्यूस करेगा। जैसे शनि वात प्रकृति है, अब शनि मान लो उच्च के हो गए और वो लगन से कोई संबंध नहीं रखते, मान कहाँ बिठाए उनको उच्च का करके, मान लो पंचम भाव में बिठा देते हैं, पंचम भाव में मान लो उच्च के होके बिठा दिया आपने, और वो लगन से कहीं कनेक्टेड नहीं है, फिर भी वो वात प्रकृति को इंड्यूस करेगा। पर कब? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको महादशा और अंतरदशा, सिर्फ 2 दशा ध्यान रखना। ये क्लास सिर्फ हेल्थ रिलेटेड है, उसको उससे मत देखना धन आएगा कि नहीं आएगा, वैदिक ज्योतिष में ये बताया था, बिल्कुल नए फ्रेश माइंड से समझना है। महादशा और अंतरदशा ये भी आपकी प्रकृति को बैलेंस या इम्बैलेंस करने का काम करती है। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, मतलब नंबर 1 की कुंडली है, उसका मंगल लगन पर बैठा हुआ है। सिंपल उदाहरण, तो आपको मैं अगर पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे जी लगन पे मंगल बैठा है, इसका मतलब व्यक्ति की पित्त प्रकृति है। समझ में आ गई बात? अब मान लो उस व्यक्ति के जीवन में गुरु की महादशा चल गई और गुरु उच्च के बैठे हुए हैं। गुरु उच्च के कहाँ बैठेंगे? चौथे भाव में गुरु उच्च के होंगे, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो चौथे भाव में गुरु बैठ गए, आप मानिएगा जैसे ही गुरु की दशा शुरू हो जाएगी तो आपने दिमाग में लगाना भाई गुरु क्या है, गुरु है कफ प्रकृति, तो आप देखेंगे उसमें कफ का प्रभाव बनने लग गया। अब कफ के प्रभाव से क्या होगा, शरीर में निर्माण, मेद बढ़ेगा, मेद में मांस बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, तो इसका मतलब मोटापा बढ़ेगा, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कुछ वेट गेन होगा। दशा के कारण पित्त प्रकृति वाला वेट गेन नहीं करता, क्योंकि उसका, अब देखिए नेचुरल प्रकृति हमने पाई कि पित्त है, पित्त डोमिनेटिंग है। पित्त वालों के साथ ये तो होता है कि बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ, यूरिन में गर्मी आ जाती है, कई बार एसिडिटी, रिफ्लेक्सेस, ये टाइप की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, पर मोटापा कम से कम आता है। अब क्या होगा कि ये प्रकृति कफ में बदलेगी, कफ में बदलेगी तो इसका मतलब वेट गेन होगा। वेट गेन क्यों होगा? कहीं ना कहीं गुरु उच्च का बैठा हुआ है, अपनी प्रकृति को इंड्यूस करेगा बॉडी में, यानी कफ प्रकृति को इंड्यूस करेगा। वो व्यक्ति काम कम करना शुरू कर देगा, फिजिकल वर्क कम करना शुरू कर देगा, इमोशनल ज्यादा हो जाएगा, टची ज्यादा हो जाएगा, वही गुरु से रिलेटेड चीजों के मामले, ईगोइस्टिक हो जाएगा। कफ का ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कफ नेचुरल ईगो दे देता है इंसान के अंदर, कफ नेचुरल ईगो देता है इंसान के अंदर, तो वो ईगो का मामला घुस जाएगा। एक और पित्त प्रकृति वाला भाग के दौड़ के फिजिकल वर्क करके बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि दशा की वजह से वो इम्पैक्ट भी साथ में आ गया।
अब मान लीजिए यही गुरु वक्री हो गए, तो आपने क्या भी कफ प्रकृति है, कफ को तो इम्बैलेंस करेगा ही करेगा अपनी दशा में, साथ में वायु को क्रिएट करेगा, यानी लीवर की फंक्शनिंग को कमजोर कर देगा। अब लीवर की फंक्शनिंग जैसे ही कमजोर होगी तो उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी ज्यादा दिक्कत देगी। लीवर कमजोर होगा तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो आपने एकदम दिमाग में लगाना, अच्छा लीवर में फंक्शनिंग गड़बड़ है तो भाई ये तो अब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, मोटापा ही मोटापा नहीं बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। और उस व्यक्ति को कहें कि भाई अपना लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेकअप कराते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। गुरु को जो है ये नेचुरल उसका गुण है, ये विस्तारवादी ग्रह है तो शरीर का विस्तार भी करेगा। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो ये बड़ा एक साधारण साधारण से सूत्र हैं आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आप कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछिए आराम आराम से। अच्छा प्लीज ये मैं एक चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड रेज कीजिए। मैं आप मेरा नेचर जानते हैं कि 90% पुराने स्टूडेंट से मैं सभी के पास आता हूँ, और कोई भी हबड़ तबड़ में बोलने की कोशिश ना करे। और अगर मैं किसी को रोक रहा हूँ तो वो थोड़ी देर के लिए बस पेशेंस रखे कि उस समय के लिए चुप हो जाए। आपके एक शब्द बोलते ही या हाथ उठाते ही मेरा दिमाग में आ जाता है कि मुझे इसके पास जाना है। मैं अपने आप डिसाइड करके बैठा होता हूँ कि मैंने आना है, क्योंकि अगर 2 या 3 लोग एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो समझ में नहीं आएगा। और फिर क्या हो जाता है कि कई बार जो है बहसबाजी भी हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, लॉजिकल पॉइंट को पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, और एक बेहतर चर्चा हमें करनी है ताकि इस सब्जेक्ट की हमें और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। क्योंकि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल डॉक्टर, ये आप सभी जानते हैं। मेरा उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जो नियम है ज्योतिष के, वो आपको समझाना ज्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पर दवा नहीं देने वाला कि भाई अब क्रोसिन ले ले, या तू एजिथ्रोमाइसिन ले ले, या तू प्रीडेंशिलॉन सॉल्ट ले ले, ये स्टेरॉइड्स है और ये फलाना है, ये टिकड़ा है, ये बातें मैंने नहीं करनी है, और ना ही हम अथोराइज्ड हैं। मैं आप सभी को कह रहा हूं कि हम सभी इस ग्रुप में डॉक्टर नहीं है। आपको मौका मिलेगा लोगों को गाइड करने का, तो आप भी दवाओं से बचें, चाहे वो किसी भी दवा का हो। वो डॉक्टर का काम है, प्रैक्टिशनर का काम है। आप सिर्फ गाइड करें, उनको डाइट के लिए गाइड करें, प्लानिटरी जो कॉस्मिक एनर्जी है उनके अंदर, उस कॉस्मिक एनर्जी के मामले में गाइड करें, भाई ये क्या क्या संभावनाएं दिखा रहा है प्लेनेट आपका, उन विषयों के अंदर बात करें। ठीक है, ठीक है। जयदीप सचिन आप जयदीप आप पूरे कपड़े पहनो, ये है ना जी ये सर। कैमरा, जयदीप पूरे पूरे कपड़े पहनो, है ना, हमारे यहाँ पे और भी हैं लोग, प्लीज आप है ना उसको अच्छा जी ढकिए। गुरु जी। सर अच्छा सचिन बात ठीक कर है, रहा हूँ। सचिन हाँ क्वेश्चन कीजिए। सर अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर इसी एग्जाम्पल में गुरु वक्री होगा तो कफ को इम्बैलेंस करेगा, तो हाँ कफ को इम्बैलेंस करेगा तो यानी नेगेटिविटी, यानी इमोशनल, ओवर इमोशनल, ईगोइस्टिक, नेगेटिव होगा, हाँ और बिल्कुल सही। मोटापा बहुत ज्यादा देगा। ज्यादा शब्द नहीं लगाना हाँ। अपनी तरफ से, अच्छा और मोटापा देगा, वेट गेन देगा। अच्छा। देखो ज्यादा तो आपने केस को देखना है, केस कैसा है, मतलब हाँ गुरु बुरी तरह से पीड़ित हो गया, हाँ पाप ग्रह के साथ भी बैठ गया। मान लो गुरु राहु एक साथ बैठ गए, हाँ भाई गुरु तो था ही था, वो राहु भी साथ में बैठ गया। अब हाँ उसने राहु आ गया, राहु तो डोमिनेटिंग प्लेनेट है। अब उसने अपनी ठीक। प्रकृति को, कफ को तो दबा दिया और वात को साथ में डोमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब वो कफ कुपित हो गया, कफ कुपित हो गया, यानी कफ इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कफ इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
कब यहाँ अब आपने फिर दिमाग लगाना भाई, गुरु का संबंध हार्मोन से है, गुरु का संबंध लीवर से है, तो हार्मोन्स में इम्बैलेंस पैदा करेगा, लीवर की फंक्शनिंग में गड़बड़ करेगा। लॉजिक ये कहता है कि जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, यानी कि हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे या आपका लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं का आपका खाया पिया ढंग से पचेगा नहीं, और जो पचेगा नहीं, और अगर उसमें कहीं से भी पित्त इन्वॉल्व हो गया, पित्त इन्वॉल्व हो गया, तो वो खाए पिए को चिपका देगा बॉडी में। मतलब देसी भाषा में चिपकता वैसे नहीं, चिपका देगा। अब चिपका देगा, वो चर्बी इकट्ठी हो जाएगी बॉडी में, जो आप खा रहे हो निकल नहीं रहा प्रॉपरली, मतलब बाहर नहीं जा रहा है, फ्लश आउट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेचारा इकट्ठा भी होगा। अब जब निकल ही नहीं रहा है अंदर जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होगा, और वही बाद में चर्बी का रूप बनता चला जाएगा, और जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी वो बीमारियां देता जाएगा, और जितना वो चिपका हुआ भोजन होगा, सड़ा हुआ अन्न होगा, वो वात क्रिएट करेगा, वायु क्रिएट करेगा, है ना। ये जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, गुस्सा, क्रोध, और फिर ये सब हमारी पर्सनैलिटी में एंटर कर जाएंगी सारी चीजें। देखो ध्यान रखना, जो शरीर में है वो आपका पर्सनैलिटी में एंट्री लेगा ही लेगा, आप बच नहीं सकते। अगर आपके शरीर में कोई प्रकृति ऊपर नीचे हुई है, वो आपकी ओवरऑल इनर ट्रेट्स में और प्रकृति यानी आपके नेचर में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, ठीक। आज जयदीप आप बताइए। हाँ जी गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न है। तो पहले तो ये प्रश्न है कि एक बार चार्ट को देख के उसका प्रकृति कैसे बताया जाए, और दूसरा प्रश्न है कि जयदीप, मैं अभी ये पहले प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर आपसे दूसरा भी पूछूंगा। अभी हमारी क्लास अभी चलेगी जी गुरुजी, चलेगी, तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करूंगा। अभी पहले हम सूत्र समझा रहे हैं, यानी आपको एक प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं ज्योतिष की, कि हम कैसे शरीर की प्रकृति के साथ रिलेट कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना कि किस ग्रह का संबंध किस प्रकृति के साथ है, क्या सूत्र है। फिर मैं क्या करूंगा कि जो है मेरे पास एक प्रदीप दलेला जी ने जो है मेरे को एक गिफ्ट भेजा है, एक छोटा सा वो स्लेट है, वो मतलब कंप्यूटराइज, तो उस पर मैं लिख लिख करके अब अच्छा सा बना सकता हूँ, पेंसिल से वो होता है उसमें, तो मैं उसको वो करके जो है आप लोगों को बताऊंगा, और उदाहरण के साथ हम चीजें करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए। और सर, आपने जो लास्ट क्लास में बोला था कि लग्न और लग्नेश के माध्यम से हम प्रकृति जान सकते हैं, तो प्रकृति क्या हम चंद्रमा के माध्यम से भी जान सकते हैं? लग्न के माध्यम से ही जाना जाता है, पर लग्नेश के साथ कोई ग्रह बैठा है तो वो प्रकृति पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर लग्न का लॉर्ड कहीं पर जाके बैठ गया और वो अकेला है, मतलब उसको कोई ना तो साथ बैठा है ना कोई दिख रहा है, तो फिर उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और है? अगर बैठे हुए ग्रह को पकड़ना है। अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा, फिर आपने देखना है कि लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मान लो उसको भी नहीं कोई देख रहा है, फिर तीसरा स्टेप आपने देखना है पूरी कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है। फिर जो पावरफुल ग्रह होगा वो अपनी प्रकृति को बॉडी में इंड्यूस करेगा। अच्छा। दूसरा बात, और चंद्रमा के माध्यम, चंद्रमा मन है, ये सिर्फ मन की बात बताएगा। अच्छा, पीड़ित हो जाएगा तो कफ देगा, सिंपल सी बात है। पीड़ित होगा तो कफ देगा। जैसे मैंने बताया था, अमावस्या हो गई, चंद्रमा राहु के साथ हो गया, चंद्रमा केतु के साथ हो गया, सूर्य के साथ हो गया, है ना, तो ये फिर कफ प्रकृति को जैसे मेरा चंद्रमा राहु के साथ है और उसके साथ रवि भी है और बुध भी है, को कुपित करेगा। दो चीजें इन्वॉल्व हो गई ज्योतिप इसमें। चंद्रमा राहु के साथ आया, मैंने जैसा अभी बताया कि वो कफ को कुपित करेगा। कुपित का मतलब होता है अनबैलेंस करेगा। अनबैलेंस है। अनबैलेंस का मतलब होता है या तो ज्यादा कर देगा या कम कर देगा। इसका मतलब या तो ये अधिक कर देगा बॉडी में या कम कर देगा। नंबर 2, अच्छा ये पैटर्न ऊपर नीचे होता रहेगा, ये ऐसा नहीं फिक्स रहेगा कि ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं, कभी ऊपर होगा कभी नीचे, कभी ऊपर, तो आदमी परेशान हो जाता है उससे कि कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है।
इसे कहते हैं कुपित होना प्रकृति का। अब साथ में राहु है, तो राहु इज आल्सो डोमिनेटिंग प्लेनेट एंड राहु क्रिएट वाता, तो राहु वायु क्रिएट करेगा। तो साथ में कफ तो हो ही गया हमारा अनबैलेंस, वो वायु भी क्रिएट साथ में हो जाएगा, तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी साथ में क्रिएट कर सकता है। दिमाग के ऊपर भी वात का असर हो सकता है, वो सब अलग, वो ऐसे है, ठीक है। और गुरुजी अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है और लग्नेश नीच का है रवि के साथ मिथुन लग्न नहीं, के ये लिए, ये तो ये जयदीप ये पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल से थोड़ा सा अवॉइड करो, है ना। मैं आपको एग्जांपल सहित कराऊंगा तो आपकी हाँ चीजें जी, आएंगी। एग्जाम्पल हाँ, साथ आप करा दीजिए कि आएंगे अगर लग्नेश नीच का हो गया वो आएगा, और वो दूसरे ग्रह के साथ बैठा है। नहीं आएगा, चिंता मत करो, है ना। वो मुझे कराने हैं, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस लेने होंगे ना। जी मंजीत जी, गुरुजी, थैंक यू। हाँ मंजीत जी, कहाँ चले गए मंजीत जी हाथ खड़ा करके? चलिए, किसी और ने पूछना है कोई क्वेश्चन मंजीत जी के अलावा? ये मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा किसी ने हैंड रेज किया है। प्रदीप, मेरा भी है। हाँ प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी ने किया है। मेरा है अश्विनी जी, हाँ हाँ जी, अश्विनी जी बताइए। हाँ, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर फिजिकली किसी के सिम्टम मिक्स हो दो या तीन उसमें, हाँ तो अब हमें उसको रिकन्फर्म ग्रहों से किस तरीके से थोड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ अगर हाँ, किसी को पित्त का भी है, जैसे होता है ना, बहुत फास्ट हार्ट बीट हो गई, और इसके अलावा नहीं नहीं, जैसे हार्ट बीट का फास्ट हो जाने में वात मिक्स होगा। अच्छा, गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, पित्त खाने पीने में, मतलब जब भूख लगेगी तो पित्त वालों को क्या होता है कि भूख बहुत तेजी से लगती है एकदम से, राइट और राइट, जब वो लगेगी तो कई बार वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं, मतलब वो सोचेंगे कि 2 रोटी खानी है, फिर भी सोचते हैं यार 2.5 खा लेना तू, थोड़ा ओके, सा हाँ खा ले हाँ, यार, मतलब अंदर से डिमांड आती है। और राइट, कभी ठीक है, कभी वो ओवरराइड कर ही मतलब अपनी चीज को ही, नियम को ओवरराइड कर जाते हैं, मतलब भाड़ में जाने से, कल से शुरू करेंगे। तो ये एक पित्त ओके, की पहचान है। दूसरा, मैंने पित्त की पहचान बड़ी आसान तरीके से बताई कि हम्म अगर आप रसोई में जाते हो गर्म जगह में, मतलब भट्टी के पास हम्म जहां भी गर्म है, तो वो मन करेगा भाग ले यार यहाँ से, तू ये गर्मी है, भाग लो यहाँ से। ये बिल्कुल पहचान सही है। है। ओके ओके, वात की क्या पहचान है? वायु जिसकी प्रकृति होगी, या वायु है ना, ड्राइनेस देता है स्किन में। वो आदमी अच्छा, रोज भी तेल लगाएगा तो शाम तक उसको अपनी स्किन है ना ड्राइनेस में, अब ये ओके ड्राइनेस जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर है ना, उतना ही समझो उसमें वात का प्रभाव ज्यादा है। तो ओके ओके, प्रकृति को आपने लक्षणों के आधार पर भी देखना है, अपनी दशाओं को भी देखना है। यार इस समय हम्म महादशा महादशा मतलब प्रकृति में रोल अदा करती ही करती। हम्म, जिन लोगों को जैसे चेंज ऑफ सीजन में थोड़ी थोड़ी सांस की प्रॉब्लम रहती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर ये चेंज, कफ है, ये कफ का सिम्टम है। ओके ये कफ है। देखो, सांस उखड़ना, सांस का तेजी से हो जाना, फेफड़े साफ ना होना, हम्म लंबे लंबे सांस खींचे, या सांस को अगर रोकने की आप कोशिश करते हो, बड़ा आसान साधन है, आप कुंभक कीजिए। कुंभक का मतलब होता है ऐसे, कंठ कूप को यहाँ बंद कर देते हैं और छाती फुला लेते हैं। आप देखिए आप कितनी देर तक सांस रोक कर सकते हैं। 1 ओके मिनट तक अगर आप रोक के रखते हैं तो मामला बिल्कुल ठीक है, पर कुछ ओके, लोगों का सेकंडों के हिसाब से उनको बेचैनी होने लग जाती है, सांस छोड़ना पड़ता है। हम्म इसका मतलब ये है, हाँ ये अगर आपका 1 मिनट नहीं हो रहा है तो ये एक टेंशन का विषय है कि फेफड़े धीरे धीरे आपके फंक्शनिंग में थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं। या गुब्बारे ठीक फुलाओ, वो ठीक बड़ा है, बड़ा गुब्बारा खींच के, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। छाती फूले कम और हम्म, छाती फूले, तो ये इससे बचने का ये भी एक रास्ता है। पर हाँ, ये कफ की समस्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ आ जाता है। और ठीक है, गुरुजी, थैंक यू। जिसको एस्थमा है उसको स्विमिंग करने से कोई माने आराम मिल सकता है? जो यदि जो अस्थमा है ना, उनको सावधानी पूर्वक स्विमिंग करनी चाहिए। पहली बात तो गहरे पानी में कभी नहीं भूल के करना चाहिए, अपने हाइट के हाफ पानी में। जैसे अगर आप 6 फुट के हो तो आप ये मान के चलो आप 4 फुट तक के पानी में, जो गहराई वाली पानी में स्विमिंग करें।
कभी भी खुले पानी में ना जाएं, कहीं गंगा नदी जाएं और देखें और कूद मार दें वहां पर, क्यों? वो एंडलेस काम हो जाएगा, क्योंकि सांस तो फूलने सांस की, फूल अस्थमा फूल में जाएगा। सांस कभी भी जो है ना जवाब दे सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि वो बहुत देर तक फाइट करेगा, इसलिए उन्हें कभी अपने रिस्क में नहीं डालना है। पर वो एक बहुत ही एक लिमिटेड एरिया में वो तैराकी कर सकते हैं, और तैराकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, और अस्थमा वालों के लिए भी बेस्ट। अस्थमा वालों के लिए जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं सारी बेस्ट होती हैं, बशर्ते कि आप एक्सपर्ट की देख रेख में। बिल्कुल। हाँ प्रताप जी, प्रताप जी, प्रतापशील जी। जी सर, जी सर। हाँ सर जी, एक तो पूछना था कि जैसे महादशा का आपने बताया सर, तो अंतर्दशा का क्या रोल होता है साथ में? सेम है, बशर्ते आपको बस अपना एक लॉजिकल माइंड लगाना है कि महादशा ज्यादा पावरफुल है कुंडली में, मतलब ग्रह की स्थिति के अनुसार आपने ये देखना कि हु इज द डोमिनेटिंग प्लेनेट इन योर चार्ट। महादशा वाला डोमिनेट तो करेगा ही करेगा, चाहे वो बेचारा कमजोरी क्यों ना बैठे है, मतलब कुछ तो देगा। पर अंतरदशा वाला पावरफुल बैठा है मान लो आपका, तो वो भी अपनी प्रकृति को इंड्यूस बॉडी में करेगा ही करेगा। अगर वो कमजोर है फिर हो सकता है उसका असर ना भी आए, इतना ना देखने में मिले। इसीलिए आयुर्वेद में ना लक्षणों को बड़ा समझाया जाता है कि भाई लक्षण भी देखो, और हम ज्योतिष में कहते हैं भाई कुंडली भी देख लो, भाई इट्स योर नेचुरल। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि भाई देखो सीधी सीधी बात है, अगर आपने देखा कि आपको गुरु की महादशा चल रही है, ये टेंडेंसी है कि थोड़ा सा वेट गेन कराएगी कराएगी, अब ये एक नेचुरल हमें पता चल गया, तो अब हमें इसका एनकाउंटर करना है। एनकाउंटर करने का मतलब यही है, वो डाइट पे और उन चीजों पे आपने पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। जी सर, एक चीज और था कि जैसे आपने अलग अलग ग्रहों का प्रभाव जो बताया, जी उनके अशुभ होने का, तो सब में अलग अलग स्थितियां थी। जैसे कि कफ ग्रहों की बात हुई, उसमें आपने 6, 8, 12 का जिक्र नहीं किया। मरणासन का सिर्फ आपने जुपिटर के साथ जिक्र किया। अगर तो क्या अगर प्रताप जी मैंने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब वो आगे आएगा। अच्छा, ठीक है सर। जैसे जी मैंने कल जिक्र नहीं किया बिल्कुल भी वक्री ग्रह का, जी पर जी वो आज मैं लेके आया हूँ, क्योंकि अगर जी एक साथ सूत्र बता देंगे, क्योंकि ये ग्रुप मिक्स लोगों का है, तो इसमें क्या होगा, नए लोगों को बड़ा असहजपना होगा, जी वो एकदम से समझ नहीं पाएंगे कि यार ये तो छठे में, 8वीं में, 12वीं में, और ये कहाँ चला गया और कहाँ बैठ गया। उनके एकदम से कुछ चीजें मैं जानबूझ करके बड़ा सिस्टमेटिक वे से चलाता हूँ कि रोज एक एक सूत्र दे दो, उस सूत्र को वो ग्रैप्स करें। अभी तक मेरा प्रयास था कि मैं सिर्फ 9 ग्रहों से प्रकृति को रिलेट करूं, जी मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को वो समझ में आया है। जी अब मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू जज द प्रकृति, प्रकृति को जज करने के सूत्र बता रहा हूं कि क्या है। जैसे अभी जोयदीप ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भी लगने इसी नीच का होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, तो मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, अभी आएगा, तो वो आएंगे सब, है ना। जी वैसे तो 1 मिनट लगेगा मेरे को, 6, 8, 12 में बैठ जाता है वो बात में कन्वर्ट हो जाता है, पर ऐसे नहीं, आराम से। ठीक है सर, ठीक है। हाँ विनय जी, विनयशील। जी गुरु जी। हाँ हाँ जी विनय जी, जी बताइए क्या। जी कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह जो है वो अपना खुल के असर दिखाएंगे, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं सर? मेनली लगन को देख के डिसाइड करते हैं या फिर ग्रह के? लगन तो एक एस्पेक्ट है ही है, वो तो जी जी है ही है, साथ में कुंडली में ग्रह कैसे डोमिनेट करेगा, तो उसके बड़े साधन है जो वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। जैसे ग्रह का उच्च का हो जाना, उच्च का हो गया मतलब पावरफुल हो गया। मान लीजिए किसी का मंगल 10म भाव में उच्च का हो गया, पर उसका संबंध, चलो मंगल तो आ गया क्योंकि चौथी दृष्टि से लगन को देख लेगा, वो भी उदाहरण नहीं लेते। हम लेते हैं कि उदाहरण लेते हैं, हम शुक्र का उदाहरण लेते हैं। हम शुक्र का उदाहरण लेते हैं इस तरीके से कि शुक्र जो है 10म भाव में उच्च का हो, तो क्या है कि अब उसका लगन से कोई संबंध नहीं बना,
उच्च का होगा तो लगन से कोई संबंध नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर वो लगन को देखता भी नहीं है और उसका कोई लेना देना। तो कहने का मतलब अब शुक्र क्या है, शुक्र कफ प्रकृति है, तो वो कफ प्रकृति को बॉडी में इंड्यूस करेगा, क्योंकि वो पूरी कुंडली में पावरफुल हो गया, उच्च का हो गया, पावरफुल हाउस में बैठा है और पावरफुल जगह पे बैठ गया, तो वो इंड्यूस करेगा। यानी अब लग्नेश जो कह रहा है वो उसके साथ भी साथ मिलके, मान लो इस कुंडली के अंदर मिथुन लगन की ये कुंडली है, और मिथुन लगन की कुंडली के अंदर 12 1 2 3 मिथुन ही बनेगा। मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन में बुध ग्रह जो है मान लीजिए बैठ गए जो है चौथे भाव में जाकर उच्च के हो गए, उच्च के हो गए, तो लगन का लॉर्ड उच्च का हो गया। परंतु लगन से संबंध अब इसका बुध का नहीं है, क्योंकि लग्नेश के साथ हमने नहीं देखना कि लग्नेश कहाँ बैठा, वो नहीं अभी पॉइंट आ रहा। अभी हमने देखना लगन पर कौन बैठा है, तो हमने देखा यार लगन पे कोई नहीं बैठा, तो हमने देखना है कि यार डोमिनेटिंग प्लेनेट कौन है, शुक्र। तो शुक्र अपनी प्रकृति को इंड्यूस कर देगा, यानी कि कफ देगा। और मंजीत जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। दो सवाल है गुरुजी। पहला सवाल, जैसा आपने बताया कफ जो है, कफ का एक जो पॉजिटिव कफ है उसका काम है बॉडी में डेवलपमेंट करना, ठीक है। एक बात आपने और कही थी गुरुजी कि बच्चों में कफ होता है और इसकी वजह से बच्चे बहुत सोते हैं, तो सोने का लॉजिक ये है कि उस सोने के दौरान उनके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, राइट। तो यही अगर फिनोमिना बाद में आगे चल के एज में अगर किसी को होता है जिसका कफ प्रकृति है, तो उस केस में ये फिनोमिना पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ गुरुजी? कहीं मतलब तो नहीं है कि बॉडी में कोई नहीं, आपको समझना होगा मंजीत जी, हमें सिचुएशन को समझना होता है, हमेशा पेशेंट की सिचुएशन को समझना होता है। नंबर एक, उसका एज फैक्टर क्या काम कर रहा है। मान लीजिए एज फैक्टर है 30 से 40 की उम्र का, ये जो 30 से 40 की जो उम्र है ना, ये कफ वाली नहीं है, ये पित्त वाली होनी चाहिए इंसान की, मतलब हार्ड वर्क वाली होनी चाहिए, फिजिकल वर्क वाली होनी चाहिए। और उस समय कफ में आ गया, वो कफ में आएगा तो क्या होगा, वो कंफर्ट जोन की तरफ भागेगा। कफ प्रकृति इंसान को कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाना चाहती है, रिस्क नहीं लेना चाहती, वो कंफर्ट में रखना चाहती है, कंफर्टेबिलिटी में रखना चाहती है। अब 30 से 40 की उम्र रिस्क लेने की भी उम्र है भाई, और आप वो कंफर्ट जोन में पकड़ के बैठ गए, तो उसकी प्रोग्रेस तो रुकेगी, वो फिजिकल फॉर्म में वो तो एक अलग है ही है, तो पर ये उसके शरीर के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि वो सोने की कोशिश करेगा, वो आराम की तरफ ज्यादा भागने की कोशिश करेगा, वो पसीना नहीं निकालेगा। कफ की एक समस्या है, वो पसीना निकाल के खुश नहीं है। अगर जिस आदमी के अंदर मोटापा है, पसीना देख के वो सबसे पहले खुद डरता है, दूसरा नहीं डरता, खुद डरता, अरे बाप रे इतना पसीना आ रहा है, अरे बाप रे क्या हो गया, डरता है। पित्त वाला खुश होता पसीना बहा करके, वो पोछ के भाई आज बड़ा पसीना निकल गया। पित्त है ना, वो अंदर से, वो पसीने से उसका कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है, पित्त वाले को कूलिंग मिल रहा है, क्योंकि जो स्किन के ऊपर जो पसीना बाहर आएगा वो स्किन को ठंडक पहुंचा रहा है, मतलब एक तरह से लेयर बना रहा है और उसको कहीं ना कहीं कूलिंग सिस्टम दे रहा है, उसको कूलिंग चाहिए पित्त वाले को। कफ के साथ उल्टा है, कफ के पास तो पहले ही कूलिंग है, अब उसको पसीना आ गया तो कहेगा यार ये तो ज्यादा और कूलिंग हो गई, उसको छींक आनी शुरू हो जाएगी, उसको जुकाम शुरू हो जाएगा, वो फटाफट कहेगा यार पहले तो पसीने से पिंड छुटाओ, पर कहीं ना कहीं फिर वो बीमारियों को अंजाम देगा। एक बैलेंस मात्रा में पसीना रोज डेली हमारा निकलना चाहिए, बैलेंस मात्रा में, पर इसका ये मतलब नहीं कि बीच दोपहर के अंदर हम 12 बजे पसीना निकालना शुरू करें, वो हमारे लिए गलत है। हमने अपनी बॉडी टेम्परेचर को बड़ा ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि ना बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने देना है ना बहुत ज्यादा लो होने देना, एक बिल्कुल बैलेंस मात्रा में रखना है। ये एक बड़ा लॉजिकल सा इसका आंसर है कि भाई आपको अपनी प्रकृति को समझना है, कोई भी चीज कभी भी गड़बड़ हो सकती है। अगर आप सारा दिन पित्त के काम करोगे, मान लीजिए अभी आप गर्मी में दिमाग आया यार मैं तो 2 घंटे सुबह एक्सरसाइज करूंगा, 2 घंटे शाम को काम करूंगा,
अब होता क्या है, जब जिम करते हो तो आपको ज्यादा मल्टीविटामिन की, प्रोटीन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आपकी टूट फुट हो रही है और आप आराम कर नहीं रहे हो। आप जितना ज्यादा, उसी से तो भाई वेट लॉस कैसे होता है, क्यों वेट लॉस इसीलिए होगा क्योंकि आपने अपने पित्त को बढ़ा दिया। पित्त को बढ़ाएगा तो हीट पैदा करेगा, वो उसको पिघलाएगा, चर्बी को, चर्बी पिघल गई, वो चीज डाउन हो गई। आपने उस पॉइंट को बड़ा समझना है कि मुझे पित्त कितनी मात्रा में बढ़ाना है और कितनी मात्रा में बैलेंस करना है। अब गर्मी में आप शुरू हो गए। अब जो वियर एंड टीयर को ठीक करने का काम तो कफ करता है, और वियर एंड टीयर का और ठीक करने का काम तो कफ करेगा। अब कफ कैसे प्राप्त होगा? कफ प्राप्त होगा घी से, कफ प्राप्त होगा दूध से, कफ प्राप्त होगा जो आपको सोने से, नींद से। नींद से भी कफ प्राप्त होता है। जब हम लंबा सोते हैं, बेड, भाई हमारा वियर एंड टीयर ठीक कैसे होता है बॉडी में? जब हमारा फटीग होता है, हम कैसे, हम सो जाते हैं। सिंपल प्रकृति ने साधन दिया है, जब आपके बॉडी में पेन हो, आपको थकान महसूस हो, आप चुपचाप सो जाओ, सुबह तक आज यू विल बी फ्रेश। एक्चुअली में जो कफ क्रिएट हुआ नींद के कारण, कफ हुआ जब, तो आपका वो वियर एंड टीयर सब कर दिया उसने और आपके बॉडी को फिर से तंदुरुस्त कर दिया। तो पर अगर हम कहें ना 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 ना, सोएंगे भी नहीं और घी खाएंगे भी नहीं, दूध पिएंगे भी नहीं, ये फिर पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये आपका वेट लूज तो कर देगा पर साथ में कई अन्य समस्याएं भी पैदा कर देगा। तो अगर आपकी प्रकृति ऑलरेडी पित्त है और आप गर्मी में पित्त बढ़ाने की ओर सोचने लग गए, ये हार्मफुल हो जाएगा, ये फिर स्ट्रोक मार देगा, ब्रेन स्ट्रोक मार दे, फिर ये बहुत समस्याएं पैदा कर सकता है। इसीलिए हम जो ये विज्ञान सीख रहे हैं, ये विज्ञान बैलेंस का विज्ञान है। हमें बैलेंस करना सीखना है और बैलेंस हर आदमी की बॉडी खुद ब खुद बता देती है, भाई क्या कर और क्या मत कर। हम ही नहीं सुनते बस। जब हमारा को ज्यादा गर्मी लगती तो बॉडी अंदर से मैसेज देती है, भाई चुपचाप एसी में भाग ले, बेटर एसी में है ना, इतना ज्यादा हल्ला मत कर। तो बॉडी के अनुसार काम कर लो। अगर हम अपनी बॉडी की आवाज सुनने लग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये टाइमिंग के ऊपर बड़ा फैक्टर काम करता है, मौसम पर बड़ा काम करता है, एज फैक्टर पे काम करता है। हाँ, आप बुजुर्ग आदमी हो। अब बुजुर्ग आदमी क्या होता है कि मंजीत जी वो चला गया वात के घेरे में, वायु के घेरे में, मतलब वात का प्रभाव बुजुर्ग उम्र में ज्यादा होता है। अब वो एक नेचुरल बात है। अब जब वात का प्रभाव होगा तो नींद नहीं आएगी बंदे को। पर अगर कोई बुढ़ापे में उसको नींद आ रही है तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है, क्योंकि उसका कफ अभी भी काम कर रहा है। तो उसके वियर एंड टियर जो होंगे, बुजुर्ग आदमी के वियर एंड टियर जल्दी हो जाता है। तो क्या होगा कि कफ उसको सही बैलेंस कर देगा। तो बुढ़ापे में नींद बहुत जरूरी है। और होता उल्टा है कि बुढ़ापे में नींद उड़ जाती है। अच्छा, हम आम इंडियन क्या सोचते हैं, क्या करें जी, बच्चों की चिंता है, बच्चे सेटल नहीं हो रहे। हमें लगता है कि ये बच्चों की चिंता है, जबकि ये वात का पित्त की प्रॉब्लम है। ये उनमें वात बढ़ गया है और वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब आदमी को जो इस साइंस को नहीं पढ़ता, वो कोई तो बहाना समझेगा ना। वो कहेगा भाई नींद क्यों नहीं आ रही? वो कहता है जी मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ। क्यों, क्या करे जी, आंख ही खुल जाती है, सोया ही नहीं जाता। मैं 12 बजे सो जाऊं तो भी 5 बजे उठूंगा, 4 बजे, मतलब कभी भी सो जाऊं मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। इसमें से होता ही नहीं। मैं चक्कर, कई लोग रात को चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं। घर वाले सोचते हैं कि ये किसी टेंशन में है। अच्छा, जब तक 60 साल की उम्र तक क्या होता है, बच्चे सब बड़े हो जाते हैं, ब्याह शादियां, कैरियर की एज में आ जाते हैं सब। अब लोगों को लगता है ये किसी बात को लेकर चिंतित है। एक्चुअली में अगर हम शरीर की सुने तो शरीर में गड़बड़ की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोग, अरे यार लड़की जवान बैठी है, पट्टा जो सो रहा है, इसका बाप कैसा आदमी है, इसको चिंता ही नहीं कि कहीं जाऊं और मैं शादी के लिए बात चलाऊं। लेता सो जाता, लेता सो जाता, एक पैसे की चिंता नहीं है इस आदमी को। वो सो रहा है, उसका कफ काम कर रहा है। तो अब तो चिंता तो उसको भी होनी चाहिए। एक आदमी रातों को चक्कर लगा रहा है, एक आदमी सो रहा है। ये बॉडी की प्रकृति डिसाइड कर रही है, चिंता डिसाइड नहीं कर रही है। आप समझो बात को।
ये आपके अंदर की जो प्रकृति वो डिसाइड करती है। वो आपको फटाफट एक्टिवेट। आप किसी पित्त प्रकृति वाले को कहो आ जा भाई 20-20 दंड बैठक मारते हैं, वो कहेगा अच्छा भाई, वो टाई भी लगा रखी हो, टाई उतार के रख देगा, वो कहेगा आ जा भाई। क्योंकि ये बड़े कम्पिटिटिव होते हैं पित्त वाले, इनमें चैलेंज एक्सेप्ट करने की बड़ी वो होती है। कफ वाले को कहो आजा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, वो छोड़ यार तू जीत गया, मान लिया तू जीत गया, 20 तेरा दिमाग खराब है, हाथ पैर टूट जाएंगे मेरे तो नहीं। उसको आप चैलेंज दिए जाओ और वो चैलेंज से बचने के बहाने आपको दिए जाएगा। ये कौन करा रहा है? ऐसा नहीं वो दिल से करना नहीं चाह रहा बेचारा, वो भी करना चाह रहा है, पर उसकी प्रकृति उसको अलाउ नहीं कर रही। समझे कि नहीं समझे? अब एक आप जवान छोकरे को कह दो 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के छोकरे को कह दो आ जाओ भाई पार्क में रेस लगाते हैं, वो कहेगा आ जा जी अंकल जी आ जाओ लगाओ रेस, वो भाग लेंगे फट देने से। कभी कभी होता है ना, आ जाओ जी अंकल जी रेस लगा लो भाई। तो ये कौन कहेगा? अब मेरे जैसा आदमी कई बार जाता है पार्क में जाता है, तो मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में पार्क है। कभी कभी जब हम पार्क जाते हैं तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, अंकल जी नमस्ते, आ जाओ अंकल जी रेस लगा लो। मैंने कहा तुम मेरे को पंडित समझ करके मत समझना, मेरी थोड़ी पित्त प्रकृति है। मैंने कहा आ जाओ। तो मेरी वाइफ कई बार देख रही हो, कहती है आपका बच्चों के साथ बच्चे हो गए, ये क्या मतलब है, इनका तो वो है। मैंने कहा आ जाओ भी देखी जाएगी। अब मैं ये क्या कारण है? कारण है कम्पिटिटिवनेस, वो है पित्त प्रकृति की वजह से। पर हर मौसम में तो पित्त प्रकृति उभर नहीं होती, मौसम का भी बड़ा फर्क पड़ता है और दशाओं का भी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर मेरी दशा वैसी नहीं है जो पित्त को एनहांस कर रही है, तो मैं कहूंगा अरे नहीं बेटा तुम खुद लो, अरे नहीं बेटा जाओ तुम, अरे यार रहने दो यार कोई बात नहीं, अरे अच्छा भाई तुम जीत गए भाई, है ना। ये होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो हम डिसाइड करते हैं। पर इट्स वेरी इजी टेक्निक टू फाइंड द डिसीजेस इन योर बॉडी। आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी शुरू कर सकता था। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ एक प्रॉब्लम है, हर नक्षत्र की बीमारी अलग है, हर ग्रह की बीमारी अलग है और हर भाव की बीमारी अलग है। उसको कोरिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एक टफ विषय बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर मेरे को वही स्टूडेंट्स लेने पड़ते हैं जिनको एडवांस बड़ा अच्छा सा आता है, डिविजनल चार्ट्स बड़े अच्छे से समझ में आते हैं, जिनको 27 नक्षत्रों का अच्छा ज्ञान है। तो फिर मुझे वो उन लोगों को ही लेना पड़ता है, मैं हर किसी को। पर ये आयुर्वेदा एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से एक आम आदमी, साधारण व्यक्ति भी अपनी बीमारियों को, प्रकृति को समझ सकता है। अब उसे लक्षण समझना, भाई बात प्रकृति जिसकी है, ड्राइनेस फील करेगा स्किन के अंदर, जल्दबाजी में काम करेगा, हड़बड़ाहट में काम करेगा, बड़ा सोचेगा, विशाल सोचेगा। एयर है ना, एयर तो बड़ा सोचेगा, छोटा थोड़ी सोचेगा, वो बड़ा सोचेगा। अब एयर का मकसद है आकाश को छूना, धरती को छूना नहीं, आकाश को छूना। तो सिंपल सी बात है, उनकी सोच बड़ी सोच होगी, वो हमेशा बड़े आयाम में देखेंगे। कभी भी बात प्रकृति का व्यक्ति अगर नोट्स भी बनाने बैठेगा तो 3 बुक पकड़ेगा, उसको एक बुक से कभी सब्र नहीं आएगा, वो एक बुक से कभी नोट्स नहीं बनाएगा। अगर वो बना भी लेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो फिर गूगल पे भी देखेगा, वो ये इस बुक को भी, मतलब एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक को 3 जगहों से 4 जगहों से पढ़ेगा, फिर उसको सेटिस्फेक्शन आएगा। ये बात का एक गुण है, इट्स ए नेचुरल प्रकृति। पित्त वाला कहेगा भाई तू फटाफट देख, फटाफट कर, बस फटाफट कर, अच्छा 4 लाइन यहाँ पकड़ ली, अरे बहुत है यार, 4 तो आ गई, इतना कौन सा कम है, बस मैं जल्दी से जल्दी पेश कर दूं। ये पित्त का गुण है। कफ का गुण क्या है? अभी और देखते हैं, और सोचते हैं, और पॉइंट आने दो, और चीजें करने दो। वो अलग एंगल से सोचते हैं। उनका मेन मकसद क्या है? मेंटल पीस रखो। ऐसा नहीं कि वो जल्दी नहीं करना चाहते, उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मेन अपनी शांति को बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं जल्दबाजी करूंगा, हड़बड़ाहट करूंगा, कुछ ना कुछ भगदड़ करूंगा तो मुझे मेंटल स्ट्रेस हो जाए। बहुत चीज, हमारा पूरा मनोविज्ञान इससे जुड़ा हुआ है।
ये जो त्रिदोष हैं ये पूरी पूरी आपकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करते हैं। जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हम काम, इवन अगर आप इसमें समझो ना, किसी आदमी के बोलने मात्र से आप समझ जाओगे कुछ दिनों के बाद यार इसमें कौन सी प्रकृति डोमिनेट कर रही है। किसी आदमी को कहा भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, और वो नहीं रुक रहा, आप समझ जाओ कि भाई मामला क्या है। आप किसी को कहा अच्छा भाई रुक जा, वो बिल्कुल ही चुप हो गया, वो आपके सामने ही नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, उसमें कफ डोमिनेट कर रहा है। वात मिक्स होते ही उसमें जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि वात थोड़ा सा दिखावा भी चाहता है। उस बात को विजिबिलिटी कि भाई लोग मुझे देखें, वात का गुण। हार्डशिप, मेहनत, पसीना निकालना, ये पित्त का गुण है। कफ का गुण है सभी से भाईचारा बना के चलो, किसी से झगड़ा मत करो, सबसे शांति बना के चलो, क्योंकि इमोशंस, कफ में इमोशंस हैं। अब आप किसी से झगड़ा करोगे तो इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, आपके तो होंगे ही होंगे, दूसरे के भी होंगे। अब कफ वाला कहेगा तू अगर किसी के इमोशन को डिस्टर्ब करेगा तो सामने वाला भी तो करेगा प्रयास। तो कफ प्रकृति का व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी किसी से फाइट हो। इसीलिए जिन लोगों में कफ प्रकृति होती है, अगर वो तुरंत किसी वजह से झगड़ा कर भी लेंगे तो थोड़ी देर बाद में शांत हो जाएंगे, और फिर बाद में वो फील करेंगे, रियलाइज करेंगे यार गलती हो गई, एंड वो आपको रिवर्ट जरूर करेंगे, यार गलती हो गई हमसे, यार हमने पंगे में नहीं पड़ना भाई, हमें इस टॉपिक पे दोबारा डिस्कस ही नहीं करना, हमें तो अवॉइड करना है यार, तुम मुझे तो माफ कर यार, आज तो मेरा दिमाग खराब, एंड वो बैकअप आ जाए। ये जो प्रकृतियां हैं, इससे पता चलता है कि मनुष्य के प्रेजेंट शरीर में क्या हिसाब चल रहा है। जैसे मंजीत जी बुरा मत मानना, अभी आपके सिर के बाल एकदम सफेद होने को जा रहे हैं, वैसे तो ये नेचुरल बात है, ये आपको परमात्मा का गिफ्ट मिला है, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। परंतु क्या है, ये क्या एकदम से जो आया है, ये एकदम से सफेदी चाहिए, ये पित्त का दुष्परिणाम, और पित्त के अंदर वात कुपित हो रही है, ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, पित्त में वात कुपित हो रही है, तो इस तरह के बालों में सफेदी आएगी। वैसे कि अगर एक एक करके बाल सफेद आता है, भाई यहाँ आ गया, 4 महीने बाद यहाँ भी एक दिख गया, उसके भी 6 महीने बाद एक दिख गया, ये पित्त का दुष्परिणाम। पर एकदम से बढ़ जाए, एकदम से एग्रीवेटेड हो जाए, अरे यार यहाँ पर ये तो गुच्छा आ गया, यहाँ अच्छा 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 यहाँ पर भी गुच्छा हो गया, गुच्छा हो गया। तो जब एकदम से, मतलब एक साथ सुबह उठे और 20, 30, 40 बाल आपको एकदम सफेद दिखाई दे, इसका मतलब अब इसमें बात भी गड़बड़ चली रही है बॉडी के अंदर। तो सिस्टम से पता लग जाता है, इवन आंखों से पता चल जाता है, स्किन के टेक्सचर से पता चल जाता है। जीवा बहुत बेस्ट टूल है वात का पित्त को चेक करने का, कि लाल हो गई है, बहुत ज्यादा लाल है, इसका मतलब पित्त बढ़ गया है, सफेद हो रही है, कफ का प्रभाव है, समझो बात को, गंदी मटमैली हो रही है, वायु हो रही है इसके अंदर, वो भी प्रभाव। तो बहुत सारी चीजें, जीवा, आंखें, टेक्सचर, फिर नाखून, ये सब डायग्नोज करने के हमारे पुराने टूल्स हैं कि चीजों को, नाखून का आकार कैसे हो रहा है, अंदर की तरफ घुस रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, नुकीले हैं, कैसे हो गए हैं, कट रहे हैं, कटिंग दांत से खा रहे हैं, खींच खींच के काटे, आपको ईच एंड एवरी चीज इसमें पता चला। और आयुर्वेद में ये सभी टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। सर पहले नाड़ी से भी लोग देखते थे ना? हाँ, आयुर्वेद में नाड़ी एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंटीग्रल पार्ट का मतलब ये है कि इस चीज को अवॉइड ही नहीं किया जा सकता आयुर्वेद में, नाड़ी देखना मस्ट, अनिवार्य। अगर जिस आयुर्वेदाचार्य को नाड़ी नहीं देखना आता तो वो वास्तव में आयुर्वेदाचार्य कहलाने लायक नहीं है ना। राइट साइड का पकड़ करके, ये 3 नाड़ियां होती है, वात का पित्त की नाड़ियां होती हैं, इसमें पल्स चेक की जाती है, इसमें भी पल्स में भी और भी होती हैं, लीवर की पल्स क्या कह रही है, पेनक्रियाज की पल्स क्या कह रही है। इवन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा ये पट्टी ने क्या खा रखा, कि आज तो फलानी फलानी चीजें खा रखी है, वो भी आपको पता लग जाए। बट इट्स अ प्रैक्टिस पार्ट, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है।
वो बात अलग है, मैं शौकीन टाइप का आदमी, तो मैं वात कफ पित्त के वो प्रकृति है, वो मेरा दिमागी एक अलग मामला है। बट ये तो हम खैर इसमें नहीं बता पाएंगे, ऑनलाइन तो खास करके नहीं बता पाएंगे, कैसे समझाऊंगा, क्योंकि वो साथ में बैठ के ही कोई समझाता है। एक चीज ध्यान रखना, बस इसका यही ड्रॉबैक है, चित्र से तो बता दूंगा, चित्र से तो हम ये बता सकते हैं ये वात की है, कफ की है, पित्त की है, बट उसकी पल्स को चेक कैसे करना है, कैसे हैंड रखना है, वो अपने आप में वो थोड़ा ऑनलाइन से समझाना है, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैंने कभी एक्सप्लेन किया भी नहीं है तो ये मुझे आदत भी नहीं है, पता नहीं है। तो बाकी हाँ सुनी जी ठीक कह रहे हो, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, नो डाउट। हाँ गुरुजी, आज्ञा एक पाल सवाल। जी। हाँ जी हाँ जी। हमारी इस प्रकृति में बाहर की प्रकृति, बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर का मौसम क्रिटिकल रोल प्ले करता है गुरुजी। हाँ तो जो लोग करते हैं, जो बिल्कुल लोग ट्रैवल करते हैं, जगह बदलते रहते हैं, तो उनका तो ये हर समय कोई ना कोई एक प्रकृति खराब चलेगी। देखा जाता है क्या कि ऐसा अगर होता उनकी नहीं उनकी प्रकृति में इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, हम फिर चेक करते हैं इम्यूनिटी, जिसकी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बाहर की प्रकृति उस पर कम इफेक्ट डालती है, अच्छा, बेस्ड ऑन इम्यूनिटी। जैसे भी डॉक्टर कह रहे हैं भाई कोरोना फैल रहा है, वो कह रहे हैं भाई जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना वो झेल जाएगा, उसकी कोई परवाह नहीं। पर जो जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको अपने चुपचाप घर में बनाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, अपनी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है सब करो। अगर बाहर घूमने, पहली बात तो जो बाहर घूमने जाने वालों का काम होता है ये अक्सर आपको अच्छी इम्यूनिटी वाले लोग ही होंगे, वही अपने इस काम को कमजोर इम्यूनिटी वाला व्यक्ति वैसे ही छोड़ देता है काम, मतलब वो कहेगा यार मेरे बस की बात नहीं है ना, क्योंकि इम्यूनिटी अगर कमजोर होती है तो ज्यादा फिजिकल वर्क आपको अलाउ वैसे ही नहीं करती जी। है ना, तो वो बड़ा ये इंटरलिंक्ड चीजें। तो मौसम का प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जिसकी प्रकृति वीक है। जैसे अभी सर्दी गर्मी आ रही है, बड़ी गर्मी, आप तो गुड़गांव में रहे हो तो पता है इस समय गर्मी का क्या हालात हो रहे हैं। तो ये उन लोगों को जो एसी से बाहर निकलते सर्दी खांसी जुकाम पकड़ लेता है या छींकें आनी शुरू हो जाती है, ये उन्हीं लोगों के साथ घटना होती है जिनका इम्यूनिटी वीक है। जिनका वीक नहीं है उनको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, कब गर्मी से ठंड में आ जाए, ठंड से गर्मी, उनके ऊपर वो मौसम को झेल जाते हैं एकदम से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो गर्मी में भी चाय पी लेगा। ट्रैवलर आदमी गर्मी में, भरी गर्मी में 12 बजे 1 बजे बस स्टैंड के ऊपर इधर से बस का धुआं होगा, वो ट्रैवलिंग वाला एक बैग लेकर के वो चाय पी रहा होगा वहां पे। हम लोग घर में भी कोल्ड ड्रिंक का मतलब ये है कि हम कोई फल का रस या कोई ठंडी चीज या शरबत की तरफ भाग रहे होंगे, यार बड़ी गर्मी हो रही है शरबत पी लो, नहीं तो नींबू पानी पी लो, यार पसीना निकल गया सारा। वो डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के क्या क्या सूत्र हैं वो भी आपको इस कोर्स में बताए जाएंगे। आज्ञापाल जी। अरे सचिन अभी आज्ञापाल का नंबर आने तो वो हाँ सर मैं चुप हो गया। एक समय। हाँ जी सर, हाँ जी गुरुजी, एक सवाल पूछना था मैंने आपको जी। जैसे कोई ग्रह वक्री हो जाता है, ठीक है ना, अगर वो उच्च में चला गया ग्रह वक्री, तो उसका तभी भी इफेक्ट पड़ेगा, कफ पित्त या कोई भी हो? पहली बात तो आज्ञापाल जी, अगर कोई ग्रह उच्च का हो जाए और साथ में वक्री हो जाए तो नीच के परिणाम देगा। अच्छा ठीक है, इसको क्लैरिटी से लिख लो, वो उच्च का परिणाम नहीं देगा। और नीच का ग्रह का इम्पैक्ट हमेशा हेल्थ हैजर्ड्स होता है, ओके, मतलब हेल्थ को खराब ही करेगा। तो वहां पे उच्च वाले, जैसे मैंने आपको आज ही सूत्र बताया कि शुभ ग्रह स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं और अशुभ ग्रह स्वास्थ्य की हानि करते हैं, तो वो हानि वाले पार्ट में एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। वो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय, कौन सी राशि में हानि करेगा, कौन सा ही। चलो ठीक, ओके सर, थैंक यू। हाँ सचिन अब बताइए। सर ये पूछना है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे उसी क्वेश्चन के आगे कि कफ प्रकृति अगर बिगड़ जाती, बृहस्पति और जब हुआ तो कफ प्रकृति बढ़ी, वो आराम की तरफ भागेगा, उसको ज्यादा सोना पड़ेगा, तो इसका उपाय क्या? जब काम ही करने को मन, फिजिकल वर्क नहीं करे क्या करेगा? हाँ बताइए। हाँ तो वियर एंड टियर में भी टाइम लगेगा, तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या उपाय है उसके लिए? मतलब ग्रह से होगा या कार्मिक होगा? नहीं ग्रह तो हमें देखिए, ग्रहों का कभी इलाज ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे बटन दबाओगे और इलाज हो जाएगा।
हर ग्रह आपको कर्मा की तरफ लेके जाता है। हमेशा ध्यान रखना सभी लोग, कोई भी ग्रह बैठे बैठे आपको कोई रिजल्ट नहीं देता, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर किसी का ग्रह बहुत पावरफुल हो गया, उच्च का हो गया, योगाकारी हो गया, हर तरह से बढ़िया हो गया, पंच महापुरुष राजयोगी बन गया तुम्हारा, तो मैंने क्या कहा था, ये पंच महापुरुष राजयोग भी जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे ये कुछ नहीं करके देगा, ये सिवाय पड़ा रहेगा। भाई ज्यादा ये है कि आपको धन का क्राइसिस नहीं देगा, कहीं से रेंटल इनकम आ रही होगी, कहीं से वाइफ कमा के ला के दे रही होगी, ठीक है, आपको क्राइसिस नहीं होगा। बट आप जब तक ग्रो नहीं करेंगे, जब तक आप उसके किसी पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, आपको वो ग्रह कुछ नहीं देने वाला। सेम इधर है, आपने चेक किया कि भाई मेरा कब पड़ा हुआ है, एक फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मेरा कब बढ़ा हुआ है, तो भाई अब इसको मेरे को ठीक करना है, कफ को ठीक करना है। ठीक करने का मैंने तरीका बताया भाई, एक तो गर्म पानी बेस्ट ऑप्शन है, गर्म पानी बेस्ट ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज। कफ वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या है फिजिकल एक्सरसाइज, वो सबसे अच्छी तरह से अवॉइड करते हैं, सबसे अच्छे ढंग से कोई काम करते हैं तो वो फिजिकल एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं, मतलब उनके पास 100 बहाने एक्सरसाइज ना करने के। उनको एक तो ग्रुप में एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं उनको यही एडवाइस करूंगा। अगर ग्रुप नहीं मिलता तो उनको टारगेट सिर्फ जिस दिन वो पहले दिन से शुरू करें, 5 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज का टारगेट ना बनाए, और उस 5 मिनट को 7 दिन करें, और बस यही भावना करें कि मैंने 5 मिनट तो करनी ही करनी है, चाहे मैं सुबह करूं, दोपहर करूं, शाम करूं, बस किसी भी तरीके से प्रण लेके 5 मिनट को मैं नहीं अवॉइड करूं। अगर उन्होंने कहा 1 घंटे, बाबा रामदेव ने कहा 1 घंटा योगा करो, पक्का कफ वाला भागेगा, कर भी लेगा, 1 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 5 दिन, फिर तो उसको घिस घिस के भी आप लाओगे तो कहेगा बाबा मर जाऊंगा पर छोड़ दे बस, ठीक है ना। तो आपको उस पॉइंट को समझना है। तो हमने 5 मिनट से शुरू करना है, 7 डेज एक्सरसाइज, फिर कहना है 10 मिनट्स, फिर 7 डेज करना है, फिर 15 मिनट्स, फिर 7 डेज करना है। आप देखेंगे ऐसे करते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका पित्त बढ़ता है। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हो आपकी डाइजेस्टिव फायर शुद्ध होती है, डाइजेस्टिव फायर शुद्ध होती है, और जैसे जैसे डाइजेस्टिव फायर शुद्ध होगी आपकी चर्बी कम होने लगेगी। चर्बी कम होने का तात्पर्य है कि अब हमारा कफ कम हो रहा है। इसका एक और मतलब भी है, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या कम से कम आएगी। तो ये भी एक लक्षण है कि भाई हाँ अब कफ बैलेंस हो गया है ना। नहीं छाती जमी सी रहेगी, नजला रहेगा, जुकाम रहेगा, जरा सा ठंडा पानी पी लिया तो मुसीबत, खट्टी चीज खा गए तो मुसीबत, तो या फिर आइसक्रीम से भी आदमी डरता डरता सा खाता है मौसम सा देख करके। तो अगर आपको ये चीजें तकलीफ देना बंद कर देंगी तो इसका मतलब कफ बैलेंस हो गया। हमारा कफ चेहरे पे दिखाई देगा, चेहरे पे मोटापा, गर्दन पे मोटापा, छाती पे, पेट पे तो खैर सर्वमान्य सत्य है, तो वो तो ये बताता है कफ। पर कभी कभी कफ में वात भी मिक्स होता है, कभी कभी पित्त भी मिक्स होता है, तो उसको भी हमें साथ में समझना है। जैसे अगर कफ में गड़बड़ी है पर साथ में वात भी है, तो कफ के लिए एक्सरसाइज तो करनी है, गर्म पानी तो पीना है आपने, पर साथ में मसाज को, फुल बॉडी मसाज को नहीं छोड़ना है। पित्त प्रकृति वालों की ऑटोमेटिक त्वचा आयली होती है, जो पित्त प्रकृति होती है उनकी त्वचा थोड़ा आयली होती है, और कफ और जो वात वालों की अपने सूखी होती है, ड्राई होती है। उनको बेचारों को रोज क्रीम लगाए, और सर्दी में तो और भी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सर्दी में अगर वो क्रीम नहीं लगाएंगे 2 बार 3 बार तो मतलब समस्या खड़ी हो जाएगी उनके साथ। तो वो दिखाता है कि ड्राइनेस ज्यादा है। तो आपको शांत करने के लिए वात को फुल बॉडी मसाज, एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो, फुल बॉडी मसाज करो। फुल बॉडी मसाज करने से वात बैलेंस हो, वायु बैलेंस हो, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को बीच में ला करके कर सकते हैं इजीली। ठीक।
कफ के इम्बैलेंस के लिए यही है, गर्म पानी, फिजिकल नहीं एक्सरसाइज, इस देखो तरह। है हाँ तो विनय सचिन बहुत सारी चीजें हैं। पर अच्छा जैसे कहा ना कि हम दवाइयां रिकमेंड नहीं कर सकते। हाँ 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 ठीक है। यूं तो त्रिकुटा चूर्ण जो होता है आयुर्वेद में बड़ा अच्छी चीज है। आप सूप को ज्यादा तरजीह दें। सूप में काली मिर्च और हाँ लौंग हाँ हाँ और हाँ तेज पत्ता का जो है आप इस्तेमाल करें तो ये ठीक आपको ठीक बिल्कुल। बड़ा फायदा दे सकता हम्म, है। अदरक जो है बहुत अच्छा है। अदरक है ना हम्म, वायु को भी बैलेंस करती है और हम्म, एपेटाइटर का काम भी करती हम्म, है। ये पॉजिटिव अच्छा ये पॉजिटिव पित्त को बढ़ाती है अदरक आपकी। अच्छा अच्छा जैसे आप है ना अदरक को बारीक बारीक काट लें और उसमें काला नमक डाल दें, थोड़ा सा अगर हींग लगा दें और भुनी हुई अगर पिसी हुई अजवाइन भी डाल दें उसमें, नींबू डाल के काला नमक वगैरह डाल करके और उसको एक डब्बे में बना के रख लें, छोटे से डब्बे में 5-7 दिन यूज कर सकते हैं। खाना खाने से पहले 20 हम्म, मिनट 25 मिनट 2 4 5 4 इससे बढ़िया एपिटाइटर नहीं है। बहुत बढ़िया एपिटाइटर है और ठीक वो अग्नि जगा देगी। अगर मान लो मुंह का स्वाद खराब हो रहा है, कभी कभी बुखार के बाद मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, कुछ दवाइयां उल्टी सीधी खा रहे होते हैं उससे मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, टेस्ट ही नहीं आता। तो इन सारी चीजों के लिए अदरक बेस्ट है। इवन अगर आपको एडिक्शन है, सिगरेट का एडिक्शन है, तंबाकू का एडिक्शन है, यू कैन यूज इट। आपको जब भी गुटखा खाने का मन करे तो आप उससे पहले वो सूखी हुई जो है ना अपने वो निकालो अदरक और अपने चापना शुरू कर दो। आप हैरान हो जाएंगे। जो एडिक्शन में एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपने वो सही समय पे नहीं लिया तो आपके सिर में दर्द होगा या बॉडी में पेन होगा। तो ये पेन किलर भी है अदरक एक तरह से। तो वो आपके बॉडी को पेन को भी ठीक करेगा और उस आदत से निजात दिलाएगा। वैसे तो नशा छुड़ाने की दवाइयों का दावा लोग करते हैं, वैसे नहीं होती है। पर होम्योपैथी में दवा आती है सिगरेट छुड़वाने की, गुटखा छुड़वाने की, है ना। आयुर्वेद कहने को तो आयुर्वेदा में भी कह देते हैं, पर आयुर्वेदा में एक ही नियम है कि शास्त्रीय नियमों का पालन करो, वैदिक नियमों का पालन करो, आहार पर ध्यान दो, मल्टीविटामिन पर ध्यान दो। आयुर्वेद कहता है मल्टीविटामिन की पूर्ति कर दो तो भी व्यक्ति नशे की तरफ नहीं जाएगा। जिनमें मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में, जिन लोगों में मिनरल्स की कमी हो जाती है या मल्टीपल विटामिन की कमी हो जाती है, वो भी एडिक्शन की तरफ दौड़ते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, B12 कॉम्प्लेक्स जो है ना कई बार नहीं पता चलता इंसान को, कमजोर पड़ जाता है। या डी का बड़ा समस्या, कोई धूप में तो बैठता नहीं है, विटामिन डी के साथ भी एक चैलेंज है ना। और सी की तो हम इंडियन परवाह नहीं करते, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो ऐसे में जो है ना वो लोग एडिक्शन का शिकार जल्दी हो सकते हैं। अगर उन्होंने गुटखा चख लिया तो फिर समस्या है उसके साथ, और उनके साथ विटामिन सी की बड़ी दिक्कत। विटामिन सी की इंटेक बढ़ा दो तो भी नशे से छुटकारा मिल जाता है। तो नशे से छुटकाने के लिए वैसे तो आयुर्वेदिक है, परंतु कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई मुझे मालूम नहीं है। मैं यही कहूंगा मुझे मालूम नहीं है ना। पर हाँ आप हमारे आयुर्वेद के नियमों को फॉलो करके जरूर, प्राणायाम करने से भी, मेडिटेशन करने से भी नशा छूटता है, ये भी बात है। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करने से सिगरेट 100% छूट जाती है विद इन 6 मंथ। वो भी चेन स्मोकर के लिए बता रहा हूँ, विद इन 6 मंथ लगातार अगर ये करा जाए तो उसमें धीरे धीरे प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो बड़ी चीजें हैं। ठीक है सर, अश्विनी बोल रहा हूँ। ये पित्त वालों के लिए अदरक बेनिफिशियल तो नहीं, मतलब प्रॉब्लम दे सकता है ना? नहीं, प्रॉब्लम नहीं देती है। ये पित्त अच्छा पॉजिटिव पित्त बढ़ाती है अश्विनी जी। अच्छा मैंने साथ में कहा पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव पित्त में सूर्य वाली डाइजेस्टिव फायर बढ़ा रही है। ओके, फिर तो वो ठीक है। सिर्फ डाइजेशन को, वो जस्ट एक एपिटाइटर की तरह काम कर रही है, वो किसी का पित्त नहीं बढ़ाएगी अदरक। ओके देखिए अगर आप वो कल को एक पाव अदरक कूट के खाएंगे तो उसकी मैं गारंटी भी लेता, पर अगर आप एक सिंपल एक गांठ जो है 1-2 इंच की अगर आप ले रहे हैं, और किसी के लिए हार्मफुल नहीं, ठीक है, बल्कि कफ वालों का बैलेंस कर देती है वो मामला। अच्छा अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। ओके, चलिए जी, थैंक यू थैंक यू। सभी।